तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम आज आपको पढ़ाने वाले हैं कक्षा 10 का जो पहला पार्ट साइंस का है कि रासायनिक अपक्रिया एवं उनके रासायनिक समीकरण। सबसे पहले हम जानेंगे कि रासायनिक अपक्रिया है क्या ना। तो रासायनिक अपक्रिया है, देखिए जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में क्रिया करके किसी एक तीसरे पदार्थ का निर्माण कर दें तो वही हमारा होता है रासायनिक अपक्रिया। जैसे मान लीजिए हमने लिया सबसे पहले कार्बन, फिर हमने लिया ऑक्सीजन, तो हमारे दो तत्व मिल गए और यही कार्बन और ऑक्सीजन मिलकर किसका निर्माण कर दिया, कार्बन डाइऑक्साइड का ना। तो जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में क्रिया करके किसी तीसरे पदार्थ का निर्माण करते हैं उसको हम कहते हैं रासायनिक अपक्रिया। अब देखिए रासायनिक अपक्रिया बनाने के लिए तीन चीज़ों की आवश्यकता होती है। एक तो हमारा अभिकारक होना चाहिए, एक अभिकर्मक होना चाहिए और एक उत्पाद होना चाहिए। तो अभिकारक क्या होता है कि जो पदार्थ रासायनिक अपक्रिया में सबसे पहले भाग ले, जो सबसे पहले भाग लेता है उसको हम क्या बोलते हैं, अभिकारक बोलते हैं। जो पदार्थ अपक्रिया में सबसे पहले भाग ले उसको हम क्या कहते हैं, अभिकारक बोलते हैं। जैसे हमने कहा कि पानी को चीनी में मिलाने पर तो सबसे पहले हम किसको लेंगे, चीनी को लेंगे ना। तो जिसको हम सबसे पहले लेंगे वो हमारा क्या होगा, अभिकारक होगा। अब किस में मिला रहे हैं, हम पानी में मिला रहे हैं, अर्थात पानी हमारा क्या हुआ, अभिकर्मक हो गया ना। और चीनी और पानी दोनों को जब हम मिला देंगे तो हमारा किसका निर्माण होता है, शरबत का, यानी शरबत हमारा क्या हो गया, उत्पाद। तो अगर हम उत्पाद की बात करें तो रासायनिक अपक्रिया कराने के बाद जो भी हमारा एक नया पदार्थ का निर्माण होता है वही हमारा क्या होता है, उत्पाद होता है ना। अब रासायनिक अपक्रिया को कराने के लिए हमको आपको तीन चीज़ों की आवश्यकता होती है। एक तो हमको आपको ताप की आवश्यकता होती है, ताप होना चाहिए, एक दाब होना चाहिए और एक सांद्रता होनी चाहिए ना, साथ में उत्प्रेरक भी होना चाहिए। अगर हम बात करें उत्प्रेरक की तो उत्प्रेरक वे पदार्थ होते हैं जो अपक्रिया के वेग को कम या तो ज़्यादा कर देते हैं लेकिन स्वयं अपक्रिया में भाग नहीं लेते ना, उसको हम क्या कहते हैं, उत्प्रेरक कहते हैं। अगला हेडिंग हमारा आता है कि संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है ना। तो संतुलित रासायनिक समीकरण, अब देखिए संतुलन का मतलब होता है कि दोनों पक्ष आपस में क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए ना, लेफ्ट हैंड भी और राइट हैंड भी। कहने का मतलब अभिकारक और अभिकर्मक दोनों के परमाणुओं की संख्याएं जितनी हों उससे बनने वाले उत्पाद की भी संख्याएं दोनों आपस में क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। जैसे इसकी परिभाषा हम इस तरीके से बता सकते हैं कि ऐसा समीकरण जिसमें अभिकारक व उत्पाद दोनों में स्थित तत्वों के परमाणुओं की संख्याएं दोनों क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। एग्जाम्पल, हमने जिंक लिया, जिंक की अपक्रिया हमने शांत सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ कराई तो हमारा निर्माण किसका हुआ कि जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन गैस स्थापित हो गई। BaCl2 यानी बेरियम क्लोराइड की अपक्रिया हमने कराया शांत सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ तो हमारा बना क्या, BaSO4 प्लस 2HCl। अब देखिए इसमें BaCl2 क्लोरीन के कितने अणु हैं, 2, और इधर भी क्लोरीन के कितने अणु हैं, 2। बेरियम कितनी बार है, 1 बार, और यहाँ भी बेरियम कितनी बार है, 1 बार। कहने का मतलब जितना यहाँ पर तत्वों के परमाणुओं की संख्याएं होंगी उतना यहाँ पर भी होंगी। कहने का मतलब अभिकारक और उत्पाद दोनों में तत्वों के परमाणुओं की संख्याएं आपस में क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। अब देखिए रासायनिक अपक्रियाएं मुख्यतः 3 प्रकार से होती हैं। पहला योगात्मक व संयोजन अपक्रिया। योगात्मक का मतलब होता है जोड़ना, जो दो या दो से अधिक तत्वों से मिलकर बनी हो। जैसे मान लीजिए हमने क्या लिया, सल्फर लिया। अब सल्फर की अपक्रिया हमने करा दिया ऑक्सीजन के साथ। जब सल्फर की अपक्रिया आप ऑक्सीजन के साथ कराएंगे तो किसका निर्माण होगा, सल्फर डाइऑक्साइड का निर्माण होगा। अब देखिए इसमें दो या दो से अधिक तत्व आपस में मिलकर बना रहे हैं किसी तीसरे तत्व को। मान लीजिए हमने हाइड्रोजन लिया, हाइड्रोजन की अपक्रिया हमने करा दी किसके साथ, क्लोरीन के साथ, तो किसका निर्माण हो गया, HCl ना, यानी HCl 2HCl। तो यह देखिए क्या हो रहा है कि दो या दो से अधिक तत्वों से भी ये मिलकर बन रहा है। योगात्मक मतलब जुड़ना अर्थात मिलना। अब देखिए इसमें क्या होता है कि कभी कभी ऊष्मा निकलती है, तो ऊष्मा कभी कभी हमारा आपको ऊष्मा निकलती है, हमको आपको मिलती है, कभी कभी ऊष्मा की कमी होती है। तो जैसे अगर हम बात करें कि ऊष्माक्षेपी अपक्रिया क्या है, ऊष्माक्षेपी, अब देखिए जब आप कोई रिएक्शन करा रहे हो, कोई अपक्रिया करवा रहे हो, अगर उसमें आपको अगर ऊष्मा मिल रही है अर्थात निकल रही है तो उसको हम क्या बोलते हैं, ऊष्माक्षेपी अपक्रिया बोलते हैं। जैसे जब हम कार्बन की अपक्रिया ऑक्सीजन के साथ कराएंगे तो निर्माण होगा कार्बन डाइऑक्साइड का,
जब कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा तो उसमें ऊष्मा क्या होगी, उत्सर्जित होगी। उत्सर्जित होना का मतलब होता है बाहर निकलना, यानी प्लस होना। या फिर जहाँ पर प्लस कैलोरी लिखा रहे समझ लेना कि वह किसका उदाहरण होगा, ऊष्माक्षेपी का होगा। अगर जहाँ पर माइनस लिखा रहे वहाँ पर क्या होगा, ऊष्मा शोषी होगी, अर्थात उसमें ऊष्मा का क्या हो रहा है, उत्सर्जन हो रहा है, यानी ऊष्मा उसमें क्या हो रही है, कम हो रही है ना। अब ऊष्मा शोषी का अगर एग्जाम्पल की हम बात करें, देखिए जैसे N2 नाइट्रोजन की क्रिया हमने किसके साथ कराई, ऑक्सीजन के साथ कराई ना। और नाइट्रोजन और ऑक्सीजन दोनों आपस में क्रिया करके किसका निर्माण कर दिया, नाइट्रिक ऑक्साइड का, नाइट्रिक ऑक्साइड। इसमें क्या हो रहा है कि ऊष्मा की कमी हो रही है, ऊष्मा का उत्सर्जन नहीं हो रहा बल्कि ऊष्मा की ह्रास हो रही है, अर्थात कमी हो रही है। तो इसमें हम माइनस लगाते हैं, माइनस कैलोरी। अगर माइनस कैलोरी लगा है इसका मतलब इसमें ऊष्मा क्या हो रही है, कम हो रही है। इसी तरीके से अगली हेडिंग, अब देखिए अगली हेडिंग हमारी क्या होगी, अपघटन या वियोजन अभिक्रिया है ना। तो वियोजन अभिक्रियाओं का मतलब, वियोजन का मतलब होता है अलग होना अर्थात टूटना। जैसे मान लीजिए कोई यौगिक अपने छोटे छोटे अणुओं से मिलकर बना है, जब अगर आप उसको ताप देंगे, दाब देंगे, तो वह क्या होगा कि अपने सरल सरल अणुओं में क्या हो जाएगा, विभाजित हो जाएगा। तो इसकी परिभाषा हम इस तरीके से बोल सकते हैं कि ऐसी अभिक्रिया जिसमें कोई यौगिक अपने छोटे छोटे तत्वों में क्या हो जाता है, विभाजित हो जाता है, अर्थात बढ़ जाता है। जैसे कैल्शियम कार्बोनेट था हमारा CaCO3, जब इस पर हम ताप देंगे यानी इसको हम जब रिएक्ट करेंगे या अपघटित हो जाता है किसमें, CaO और CO2 में, यानी चूने और कार्बन डाइऑक्साइड में क्या हो गया, टूट गया। या फिर फेरस सल्फेट, जब अगर हम इसको रिएक्ट करेंगे या फिर F2O3 या SO2 और SO3 में टूट जाते हैं। कहने का मतलब ये हुआ कि अपघटन का मतलब ये होता है कि अलग अलग होना, वियोजित होना ना। जिन छोटे छोटे अणुओं से जो मिलकर एक बड़े यौगिक का निर्माण किया है, जब उसको हम आप ताप देंगे तो जिनसे जिनसे वह मिलकर बना होगा उन्हीं कणों में वो क्या हो जाएगा, विभाजित हो जाएगा। अब देखिए इसमें दो तरीका होता है कि एक तो हम उसको विद्युत के अभाव में करते हैं और एक ऊष्मा के प्रभाव में करते हैं, ताप देकर ना। तो देखिए विद्युत अपघटन में क्या होता है कि पहला चीज़ तो हमको आपको करना क्या होता है कि जिस पदार्थ का हम अपघटन कराएंगे उस पदार्थ का हमको आपको जलीय विलयन लेना होता है। जैसे जल का विद्युत अपघटन है भाई, H2O है, इसको हम आप क्या करेंगे, ताप देंगे या अपने छोटे छोटे अणुओं में विभाजित हो जाएगा, एक हाइड्रोजन में और दूसरा ऑक्सीजन में। या फिर सोडियम क्लोराइड का अगर आपको वियोजन कराना है, या भी अपने सरल अणुओं में टूट जाएगा, एक सोडियम में और दूसरा क्लोरीन में। अब देखिए इसी तरीके से मान लीजिए जैसे ऊष्मीय वियोजन है ना। ऊष्मीय वियोजन का मतलब क्या होगा कि जब ऊष्मीय वियोजन कब होगा, अगर जब आप ताप को बढ़ाएंगे, अगर जब ताप को आप जैसे टेम्परेचर को बढ़ाते जाएंगे वैसे ऊष्मा की मात्राएं भी बढ़ती जाएंगी, यानी कि ताप बढ़ाने पर ऊष्मीय वियोजन क्या होता है, बढ़ता है। दूसरी कंडीशन कि ऊष्मीय वियोजन के अंतर्गत जितने भी अणुओं का निर्माण होता है वो सब कैसे होते हैं, उदासीन होते हैं। ना तो वह धनावेशित होंगे और ना ही ऋणावेशित होंगे, बल्कि वह कैसे हो जाएंगे, उदासीन हो जाएंगे। तीसरी बात, जो ऊष्मीय वियोजन होता है उसमें किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। माध्यम का मतलब ये होता है कि आप किसी के साथ नहीं करा सकते। जैसे मान लीजिए अगर आपको नमक को घोलना हुआ तो इसमें आपको जल की आवश्यकता होगी, तो जल क्या है, आपका माध्यम है। लेकिन जो ऊष्मीय वियोजन होता है वह किसी माध्यम का मोहताज नहीं होता, अर्थात उसको किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। इस तरीके से देखिए आगे, अब ऊष्मीय वियोजन के बाद नंबर आता है हमारा आयनिक वियोजन का, कि आयनिक वियोजन है क्या ना। देखिए हम बताए थे कि आयनिक वियोजन जो होता है या वियोजन पदार्थ को, जब किसी भी पदार्थ को हम जल में घोलते हैं, आयन का मतलब तो भाई आयन कितने प्रकार के होते हैं, दो होते हैं, एक धन आयन और एक ऋण आयन ना। जब हम आयनिक वियोजन इन जल में जब हम किसी पदार्थ को घोलते हैं तो वह अपने छोटे छोटे आयनों में टूट जाता है, या तो वह धन आयन में टूटेगा या फिर ऋण आयन में टूटेगा। तो पहला चीज़ हमको क्या मिला कि जब हम आयनिक वियोजन कराते हैं, अर्थात जब हम जल में घोलते हैं तो वह अपने आयनों में क्या हो जाता है, टूट जाता है ना। अब उसमें बताए थे, देखिए ऊष्मीय वियोजन में क्या था कि जो अणु प्राप्त होते थे वो कैसे होते थे भाई, उदासीन होते थे। लेकिन जब हम आप आयनिक वियोजन कराएंगे तो इनसे जो अणु बनते हैं हमारे, वो अणु कैसे होते हैं, आवेशित होते हैं। कहने का मतलब या तो धन आवेश होगा या तो ऋण आवेश होगा। जबकि ऊष्मीय वियोजन में जो अणु बनते थे वह कैसे होते थे, उदासीन होते थे। लेकिन जो आयनिक वियोजन में अणु बन रहे हैं वह कैसे होते हैं, उन पर या तो धन आवेश होगा या फिर ऋण आवेश होगा। फिर तीसरी बात हमने बताई थी
कि ऊष्मीय वियोजन में किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती थी। लेकिन अगर हम बात करें आयनिक वियोजन की, अगर आप आयनिक वियोजन करवा रहे हैं तो आयनिक वियोजन करवाने में क्या होता है कि आपको किसी न किसी माध्यम की आवश्यकता होगी, उसमें जबकि माध्यम की आवश्यकता नहीं हुई थी। अब देखिए, जैसे हम बात करें कि प्रकाश रासायनिक क्रिया, यानी प्रकाश की उपस्थिति में रासायनिक क्रिया किस तरीके से होती है ना। अब देखिए, जब रासायनिक क्रिया कराएंगे, यानी कि कहने का मतलब कि जिसमें प्रकाश ऊर्जा का अवशोषण हो, उत्सर्जन का मतलब होता है वृद्धि और अवशोषण का मतलब होता है कमी। तो जिसमें प्रकाश की कमी हो उसी को हम कहते हैं क्या कि प्रकाश रासायनिक क्रिया ना। जैसे पहला हमारा क्या है कि प्रकाश संश्लेषण, जो बहुत इंपॉर्टेंट है ना। प्रकाश संश्लेषण के बारे में हम आपको बता दें कि प्रकाश संश्लेषण होता कब है कि जब हरे पेड़ पौधे ना, जब हरे पेड़ पौधे सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, अब देखिए यही जो सूर्य का प्रकाश है किसका काम कर रहा है, उत्प्रेरक का काम कर रहा है। किसका काम कर रहा है, उत्प्रेरक का। जब हरे पेड़ पौधे सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में जल व कार्बन डाइऑक्साइड से क्रिया करते हैं ना। किससे क्रिया करते हैं, जल से और कार्बन डाइऑक्साइड से। तो जल और कार्बन डाइऑक्साइड से क्रिया करके वह कार्बोहाइड्रेट का निर्माण कर देते हैं, वही हमारा क्या कहलाता है, प्रकाश संश्लेषण। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए भाई, हमने सबसे पहले क्या लिया कि कार्बन डाइऑक्साइड ले लिया, फिर इसकी अभिक्रिया हमने करा दी जल के साथ, H2O। फिर देखिए सूर्य का प्रकाश, ये किसका काम कर रहा है, उत्प्रेरक का काम कर रहा है। जब इन दोनों को हम आपस में क्रिया कराएंगे तो हमारा क्या बन जाएगा, ऑक्सीजन गैस बाहर निकलेगी। क्या निकलेगी, ऑक्सीजन गैस बाहर निकलेगी। और एक हमारा बन जाता है ग्लूकोज, C6H12O6 ना। अगर हम कोई अगर आपसे पूछता है कि प्रकाश संश्लेषण किसे कहते हैं, आप बता सकते हैं कि जब हरे पेड़ पौधे कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल के साथ संयोग करते हैं ना। जब जल के साथ संयोग करते हैं तो कार्बोहाइड्रेट का निर्माण होता है, और वही अभिक्रिया क्या कहलाती है, प्रकाश संश्लेषण कहलाती है। अब देखिए तीसरी बात आती है हमारी, भाई हमने अभी तक चर्चा किया योगात्मक क्रिया क्या थी, विस्थापन अभिक्रिया क्या थी। अब हम जानेंगे विस्थापन अभिक्रिया के बारे में। भाई अपघटन का तो हमारा हो गया था ना। तो विस्थापन का मतलब होता है अलग होना, बंटना ना। जब किसी यौगिक के परमाणु के स्थान पर कोई दूसरा परमाणु आ जाए, जैसे मान लीजिए भाई A, B दोनों अच्छे दोस्त थे ना, इनका संबंध किसी तीसरे व्यक्ति C के साथ हुआ। अब ये B वाला जो दोस्त था A के साथ या इसके साथ से हट जाएगा, या किसके साथ आ जाएगा, C के साथ आ जाएगा, और A को क्या कर देगा, अलग कर देगा। कहने का मतलब जब किसी यौगिक के परमाणु के अणु के स्थान पर कोई दूसरा आ जाए ना। जैसे देखिए भाई जिंक की अभिक्रिया हमने कराई कॉपर सल्फेट के साथ ना। अब क्या हुआ कि ये जो कॉपर सल्फेट में देखिए जो सल्फेट था यह आ गया किसके साथ, जिंक के साथ, ये बन गया जिंक सल्फेट, और कॉपर को क्या कर दिया, विस्थापित कर दिया। या फिर Ag+CuSO4 ना, अब ये विस्थापित नहीं कर पा रहा है। आपके मन में एक सवाल होना चाहिए कि सर जिंक जो है कॉपर सल्फेट को विस्थापित कर दे रहा है लेकिन Ag नहीं कर पा रहा है, आखिर क्यों ना। तो देखिए अब जिनकी क्रियाशीलता अधिक होगी वह अपने से कम क्रियाशील वाले तत्व को विस्थापित कर देंगे। क्रियाशीलता जिसकी ज़्यादा होगी वह अपने से नीचे वाले तत्वों को, अर्थात कम क्रियाशीलता वाले तत्वों को वह ऑटोमेटिक क्या कर देता है, विस्थापित कर देता है। इसलिए Ag जो है कॉपर सल्फेट को विस्थापित नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता, क्योंकि कॉपर की सक्रियता अधिक है किसकी अपेक्षा, Ag की अपेक्षा ना। जबकि वहाँ क्या था कि जिंक की सक्रियता अधिक थी किसकी अपेक्षा, कॉपर की अपेक्षा। तो हम सिर्फ इतना जानते हैं कि जो तत्व ज़्यादा सक्रिय होगा वह अपने से कम सक्रिय वाले तत्वों को विस्थापित कर देगा। आइए देखते हैं अगली हेडिंग क्या है हमारी। अब देखिए अब तो हम पढ़ चुके विस्थापन के बारे में, अब हमारा नंबर आता है किस पर, द्विविस्थापन अभिक्रिया की। देखिए द्विविस्थापन अभिक्रियाएं हैं क्या। देखिए द्विविस्थापन समझने के लिए आपने एक शब्द सुना होगा अदला बदली ना, यानी जिसको हम बोलते हैं क्रम विनिमय। तो ऐसी अभिक्रिया जिसमें किसी यौगिक का आयन
अपने परमाणुओं का अदला बदली कर ले। अदला बदली अर्थात क्रम विनिमय ना। जैसे HCl की अभिक्रिया हमने करा दी NaOH के साथ, अब ये बन गया हमारा NaClH2O। भाई देखिए यह Na इस OH को इसके साथ कर दिया H के साथ, तो ये बन गया H2O, H यानी H2O। और ये जो Cl H के साथ था ये आ गया किसके साथ, Na के साथ, यानी NaCl। भाई Na वाला अपने साथ का OH दे दिया H को और H अपने साथ वाला Cl दे दिया Na को। कहने का मतलब क्या हुआ कि परमाणुओं की अदला बदली हुई ना, वही हमारा क्या होता है, द्विविस्थापन अभिक्रिया। अगर हम बात करें अवक्षेपण अभिक्रिया की, क्या अवक्षेपण अभिक्रिया क्या है ना, तो जैसे मान लीजिए हमने कोई अभिक्रिया कराई, अगर उस अभिक्रिया के दौरान जो भी हमारा पदार्थ बनता है अगर वह अविलेय है, अर्थात वह किसी भी विलायक के साथ घुलनशील ना हो, घुले ना, उसी को हम क्या बोलते हैं, अवक्षेपण बोलते हैं। कहने का मतलब ऐसी अभिक्रियाएं जिनके फलस्वरूप जो पदार्थ बनता है वह कैसा होता है, बिल्कुल अविलेय होता है, अर्थात वह कहीं घुलने वाला नहीं होता, उसको हम क्या बोलते हैं, अवक्षेपण अभिक्रिया। अब बात करें अगर हम उदासीन अभिक्रिया की ना, उदासीन क्या होता है कि देखिए जैसे आपने एक प्लस लिया और एक आपने माइनस ले लिया ना। कहने का मतलब जब अम्ल और क्षार आपस में क्रिया करते हैं ना, तो उनसे जो उत्पाद बनता है वह कैसा होता है, हमेशा उदासीन होता है ना। तो कहने का मतलब उसको हम इस तरीके से बोल सकते हैं कि जब अम्ल और क्षार आपस में क्रिया करते हैं तो उसे उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं, और जो उनसे ऊष्मा निकलती है उस ऊष्मा को हम उदासीनीकरण ऊष्मा के नाम से जानते हैं। जैसे देखिए हाइड्रोजन, इस पर कौन सा आवेश होता है, धन आवेश होता है, यानी धन आवेश कहने का मतलब ये क्या है, हमारा अम्ल है। OH पर क्या होता है कि ऋण आवेश होता है। भाई H प्लस और OH माइनस दोनों आपस में क्रिया कर लिया और किसका निर्माण कर दिया, H2O का, तो जल कैसा होता है, हमेशा उदासीन होता है। फिर देखिए HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है हमारा, और एक NaOH यानी कास्टिक सोडा। जब इन दोनों की अभिक्रिया कराएंगे तो देखिए NaCl के साथ चला जाएगा, यानी NaCl, और OH और H बनकर किसका निर्माण कर देंगे, H2O का। कहने का मतलब जब अम्ल और क्षार आपस में क्रिया करके लवण का निर्माण करते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, उदासीनीकरण अभिक्रिया। और जो उसमें ऊष्मा निकलती है उस ऊष्मा को हम किस नाम से जानते हैं, उदासीनीकरण ऊष्मा के नाम से। अब देखिए बात करें हम अगर आक्सीकारक की, तो आक्सीकारक को जानने से पहले हम जानते हैं आक्सीकरण क्या है ना। देखिए जिसमें ऑक्सीजन की वृद्धि हो, कोई रिएक्शन आप करवा रहे हो, अगर उसमें ऑक्सीजन की वृद्धि हो जा रही है या फिर हाइड्रोजन की कमी हो जा रही है तो उसको हम क्या बोलते हैं, आक्सीकरण कहते हैं ना। आक्सीकरण अभिक्रिया किसे कहते हैं, ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन की वृद्धि हो या फिर हाइड्रोजन की कमी हो, उसको हम किस नाम से जानते हैं, आक्सीकरण अभिक्रिया के नाम से। अगर हम बात करें अपचयन की तो इसका सेम उल्टा। भाई इसमें क्या हो रहा था कि ऑक्सीजन की वृद्धि हो रही थी, अब इसमें क्या होगा, ऑक्सीजन की कमी होगी। इसमें हाइड्रोजन की कमी हो रही थी, इसमें क्या होगा कि हाइड्रोजन की वृद्धि होगी। कहने का मतलब अगर हम अपचयन अभिक्रिया आपसे पूछे तो आप बता सकते हैं कि ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन की कमी हो लेकिन हाइड्रोजन की क्या होनी चाहिए, वृद्धि होनी चाहिए, उसको हम क्या कहते हैं, अपचयन अभिक्रिया। अब बात करें अगर हम आक्सीकारक या उपचायक की ना, आक्सीकारक कहते किसको हैं, तो आक्सीकारक वे पदार्थ होते हैं कि जो दूसरे पदार्थ को ऑक्सीकृत कर देते हैं, मतलब जिसके माध्यम से कोई पदार्थ ऑक्सीकृत होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, आक्सीकारक। कारक का मतलब होता है करने वाला, जो ऑक्सीजन की वृद्धि किया वही क्या हुआ, आक्सीकारक हुआ, और उसी को हम इस नाम से जानते हैं, उपचायक के नाम से भी जानते हैं ना। अगर कोई आपसे पूछता है कि उपचायक क्या है, आप बता सकते हैं कि वे पदार्थ जो आक्सीकारक कहते हैं, अर्थात जो ऑक्सीकरण कर देते हैं वही पदार्थ हमारे आक्सीकारक कहलाते हैं। अब अगर हम बात करें अपचायक क्या है, सेम उसका उल्टा, उसमें क्या हो रहा था कि ऑक्सीकृत कर रहे थे, लेकिन अब इसमें क्या करेंगे, अपचयित कर देंगे। अपचयित करने का मतलब कि जहाँ पर ऑक्सीजन की अभी तक वृद्धि हो रही थी वहीं पर या तो ऑक्सीजन की कमी कर देंगे या तो हाइड्रोजन की वृद्धि कर देंगे, तो उसको हम क्या बोलते हैं, अपचायक बोलते हैं ना। कहने का मतलब वे पदार्थ जो दूसरे पदार्थों को क्या कर देते हैं,
अपचयित कर देते हैं, उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, अपचायक बोलते हैं। ठीक, आगे देखिए। अब देखिए इसमें जैसे देखिए ZnO यानी जिंक ऑक्साइड है, इसकी अभिक्रिया हमने करा दी किसके साथ, कार्बन के साथ ना। अब ये हमारा बन गया जिंक प्लस CO, जिंक प्लस CO। फिर से देखिए अगर अब हम फिर से अगर यही रिएक्शन दोबारा कर दें, पुनः कर दें, इसमें देखिए क्या हो रहा है कि ZnO से O कम हो रहा है। भाई ZnO था, जिंक के साथ में O था, लेकिन अब यही O किसके साथ जाकर चला गया, C के साथ ना। फिर देखिए अब ये C के साथ O जुड़ रहा है। अगर C के साथ O जुड़ रहा है यानी ऑक्सीजन की वृद्धि हो रही है, इसका मतलब क्या हो रहा है, ऑक्सीकृत हो रहा है। अभी हमने जस्ट बताया था कि जब अगर ऑक्सीजन की वृद्धि हो तो ऑक्सीकरण होता है, अगर ऑक्सीजन की कमी हो तो अपचयन होता है ना। तो देखिए इसमें क्या हुआ कि ऑक्सीजन की कमी हुई, भाई ZnO था पहले, लेकिन अब बना क्या, हमारे पास बचा क्या है, सिर्फ Zn बचा है, यानी ऑक्सीजन की क्या हो रही है, कमी हो रही है। अगर कमी हो रही है इसका मतलब या क्या है, अपचयित हो रहा है ना। और इसमें क्या देखिए क्या हो रहा है कि अभी तक C अकेले था, ये देखिए C अकेले था, लेकिन अब क्या हुआ कि साथ में इसके O भी जुड़ गया। अगर जब O भी जुड़ गया इसका मतलब ऑक्सीजन की क्या हुई, वृद्धि हुई। अगर वृद्धि हुई तो इसका मतलब क्या हो गया, ये ऑक्सीकृत हो गया। लेकिन ये सब करने का काम कौन कर रहा है, Zn कर रहा है ना। इसमें Zn क्या हो जाएगा भाई, Zn क्या होगा, ऑक्सीकारक होगा। Zn क्या होगा, अपचायक होगा, क्योंकि हमने जस्ट बताए थे कि जो पदार्थ ऑक्सीजन की वृद्धि को करवाता है उसको हम अपचायक कहते हैं ना, जो ऑक्सीजन की कमी को करवाता है उसको हम उपचायक कहते हैं। समझ में आया यहाँ तक, आगे देखिए। अब हम जानेंगे कि दैनिक जीवन में ऑक्सीकरण का हमारे आपके जीवन में महत्व क्या है। ऑक्सीकरण जो होता है उससे आपको क्या फायदा होने वाला है ना। तो पहला चीज देखिए, आपने संक्षारण का नाम सुना होगा। संक्षारण, क्षरण का मतलब होता है हानि होना, अर्थात नुकसान होना ना। नुकसान किसका होता है, किसी लोहे का। तो हम आप उसको इस तरीके से परिभाषित कर सकते हैं कि जब नम वायु के संपर्क में किसी धातु का नष्ट होना ही क्या कहलाता है, संक्षारण कहलाता है। जैसे भाई Fe हमारा यानी आयरन, आयरन को हमने क्या कर दिया कि ऑक्सीजन की उपस्थिति में, भाई वायु ऑक्सीजन की उपस्थिति में रख दिया, और साथ में उस पर पानी भी गिर रहा है, यानी जल की भी आवश्यकता है, मतलब जल भी उस पर पड़ रहा है। अब देखिए किसका निर्माण हो गया, Fe2O3 इंटू 2H2O, अर्थात ये किसका सूत्र है, जंग का सूत्र है। तो लोहे में क्या लग गया भाई, जंग लग गया। अभी हम जस्ट पहले आपको बता चुके हैं कि नम वायु के संपर्क में होगा, उस पर जल पड़ेगा, उसको हम आप खुले में छोड़ देंगे, तो लोहे में क्या होता है कि धीरे धीरे मूर्छा लगना अर्थात जंग लगना प्रारंभ हो जाता है। और जब जंग लग जाता है तो धातुएं हमारी धीरे धीरे नष्ट होने लगती हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं, संक्षारण बोलते हैं। ठीक, अब आइए हम जानते हैं कि संक्षारण से किसी चीज़ का बचाव करना है तो हम क्या करें। भाई जो भी हमारी धातुएं हो, हमको आपको करना क्या होता है कि सबसे पहले हम उस धातु को क्या कर दें, पेंट कर दें। अगर जब हम आप पेंट कर देंगे तो उसमें कोई जंग वगैरह नहीं लगेगा। या फिर हम उसको जो नम वायु यानी जो ठंडी हवाएं थी ना, जहाँ पर नमी थी, उससे हम उसको दूर रख दें। जैसे कभी कभी होता नहीं है घर वगैरह में जब सरिया वगैरह रखी होती है तो उसके नीचे हम आप क्या करते हैं, ईंटा वगैरह लगा देते हैं, यानी कि उसको थोड़ा बहुत ऊंचाई पर कर देते हैं। या फिर उसको हम किसी न किसी पन्ने वगैरह से क्या कर देते हैं, ढक देते हैं। क्यों ढक देते हैं, कि उस पर पानी ना पड़े, वह नमी में ना रहे ना। तो पहला हमने आपको क्या बताया कि उसको हमको आपको क्या कर देना है कि धातुओं को हमको आपको पेंट कर देना है। दूसरी बात हमने क्या बताई कि उसको नम वायु के संपर्क से थोड़ा सा दूर रखना है। तीसरा कि या तो उसमें आप ग्रीस लगा दें या फिर जला तेल लगा दें। अगर आप ग्रीस और जला तेल लगा देंगे तो वहाँ भी आपको जंग नहीं दिखेगा। इस तरीके से हम आप क्या कर सकते हैं, लोहे का बचाव कर सकते हैं। और जो आज की लास्ट हेडिंग है इस चैप्टर की, वो है विकृत गंधिता। विकृत गंधिता यानी विकराल गंध। विकराल का मतलब होता है भारी ना। तो कहने का मतलब जब हम किसी तैलीय पदार्थ को, भाई जिस तेल से मिलकर बना हो, वसा युक्त हो ना, जिसमें चिकनापन ज़्यादा हो, क्या होता है कि हम आप काफ़ी दिनों तक रखे रह जाते हैं ना। जब रख देते हैं तो उसमें एक विशेष प्रकार की गंध आने लगती है। अब देखिए गंध दो प्रकार से हो सकती है, सुगंध भी आ सकती है और दुर्गंध भी आ सकती है ना। जब उसमें एक विशेष प्रकार की गंध आने लगे, अर्थात जो उनका गंध है उसमें परिवर्तन होने लगता है, तो उसी को हम बोलते हैं विकृत गंधिता ना। इसकी परिभाषा हम इस तरीके से बता सकते हैं कि जब हम किसी तैलीय या वसा युक्त पदार्थ को काफ़ी लंबे समय तक रखते हैं
तो उसमें एक विशेष प्रकार की गंध आने लगती है, अर्थात उनके गंधों में क्या होने लगता है, परिवर्तन होने लगता है। तो उसी को हम क्या बोलते हैं, विकृत गंधिता। अब देखिए, अगर उनसे हमको आपको बचाना है तो बचाव के लिए करना क्या होता है कि उसमें हम प्रतिआक्सीकारक पदार्थ मिलाते हैं। क्या मिलाते हैं, प्रतिआक्सीकारक पदार्थ। और प्रतिआक्सीकारक पदार्थ दो होते हैं, एक होता है BHA, एक होता है BHT ना। जब ये दोनों पदार्थों को उनके अंदर अगर हम पन्ने के अंदर डाल देते हैं तो उसमें क्या होता है, उसकी दुर्गंध नहीं आती। अब आपके मन में एक सवाल आता होगा कि सर जो चिप्स बनती है, चिप्स भी क्या होता है, भूंजी तली हुई चीज़ होती है ना। कहने का मतलब चिप्स भी भूंजी तली होती है, उसमें भी तेल और वसा की मात्राएं होती है, लेकिन वह काफ़ी लंबी समय तक चलती है, उसमें से गंध नहीं आती। तभी हमने आपको बताया कि अगर उससे हमको आपको बचाना है तो हम आप क्या करते हैं कि प्रतिआक्सीकारक तत्व मिलाते हैं, यानी BHA और BHT। कहने का मतलब ये हुआ कि उसमें हम नाइट्रोजन गैस डाल देते हैं, ऑक्सीजन की उपस्थिति होने ही नहीं देते ना। अगर जब ऑक्सीजन जाएगा नहीं तो कोई क्रियाएं होंगी नहीं, यानी ऑक्सीकृत होगा नहीं। अगर जब ऑक्सीकृत नहीं होगा तो वह उसमें से कोई भी गंध, उसकी गंध परिवर्तन नहीं होगा ना। तो इसको बचाने के लिए हम आप क्या करते हैं भाई कि प्रतिआक्सीकारक पदार्थ मिला देते हैं। तो बच्चों, इस तरीके से हम समझते हैं कि आपको बहुत अच्छा समझ में आया होगा है। और हम अगले टॉपिक की चर्चा करेंगे अगले क्लास में, जो आपका चैप्टर नंबर 2 होगा, जिसका नाम है अम्ल क्षार तथा लवण। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, द फोटान क्लासेज में आपका स्वागत है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम आज आपको पढ़ाने वाले हैं कक्षा 10 का जो पहला पार्ट साइंस का है, कि रासायनिक अपक्रिया एवं उनके रासायनिक समीकरण। सबसे पहले हम जानेंगे कि रासायनिक अपक्रिया है क्या ना। तो रासायनिक अपक्रिया है, देखिए, जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में क्रिया करके किसी एक तीसरे पदार्थ का निर्माण कर दें तो वही हमारा होता है रासायनिक अपक्रिया। जैसे मान लीजिए हमने लिया सबसे पहले कार्बन, फिर हमने लिया ऑक्सीजन, तो हमारे दो तत्व मिल गए और यही कार्बन और ऑक्सीजन मिलकर किसका निर्माण कर दिया, कार्बन डाइऑक्साइड का ना। तो जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में क्रिया करके किसी तीसरे पदार्थ का निर्माण करते हैं उसको हम कहते हैं रासायनिक अपक्रिया। अब देखिए, रासायनिक अपक्रिया बनाने के लिए 3 चीज़ों की आवश्यकता होती है। एक तो हमारा अभिकारक होना चाहिए, एक अभिकर्मक होना चाहिए और एक उत्पाद होना चाहिए। तो अभिकारक क्या होता है कि जो पदार्थ रासायनिक अपक्रिया में सबसे पहले भाग ले, जो सबसे पहले भाग लेता है उसको हम क्या बोलते हैं, अभिकारक बोलते हैं। जो पदार्थ अपक्रिया में सबसे पहले भाग ले उसको हम क्या कहते हैं, अभिकारक बोलते हैं। जैसे हमने कहा कि पानी को चीनी में मिलाने पर तो सबसे पहले हम किसको लेंगे, चीनी को लेंगे ना। तो जिसको हम सबसे पहले लेंगे वो हमारा क्या होगा, अभिकारक होगा। अब किस में मिला रहे हैं, हम पानी में मिला रहे हैं, अर्थात पानी हमारा क्या हुआ, अभिकर्मक हो गया ना। और चीनी और पानी दोनों को जब हम मिला देंगे तो हमारा किसका निर्माण होता है, शरबत का, यानी शरबत हमारा क्या हो गया, उत्पाद। तो अगर हम उत्पाद की बात करें तो रासायनिक अपक्रिया कराने के बाद जो भी हमारा एक नया पदार्थ का निर्माण होता है वही हमारा क्या होता है, उत्पाद होता है ना। अब रासायनिक अपक्रिया को कराने के लिए हमको आपको 3 चीज़ों की आवश्यकता होती है। एक तो हमको आपको ताप की आवश्यकता होती है, ताप होना चाहिए, एक दाब होना चाहिए और एक सांद्रता होनी चाहिए ना, साथ में उत्प्रेरक भी होना चाहिए। अगर हम बात करें उत्प्रेरक की तो उत्प्रेरक वे पदार्थ होते हैं जो अपक्रिया के वेग को कम या तो ज़्यादा कर देते हैं लेकिन स्वयं अपक्रिया में भाग नहीं लेते ना, उसको हम क्या कहते हैं, उत्प्रेरक कहते हैं। अगला हेडिंग हमारा आता है कि संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है ना। तो संतुलित रासायनिक समीकरण, अब देखिए, संतुलन का मतलब होता है कि दोनों पक्ष आपस में क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए ना, लेफ्ट हैंड भी और राइट हैंड भी। कहने का मतलब अभिकारक और अभिकर्मक दोनों के परमाणुओं की संख्याएं जितनी हों उससे बनने वाले उत्पाद की भी संख्याएं दोनों आपस में क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। जैसे इसकी परिभाषा हम इस तरीके से बता सकते हैं कि ऐसा समीकरण जिसमें अभिकारक व उत्पाद दोनों में स्थित तत्वों के परमाणुओं की संख्या दोनों क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। एग्जाम्पल, हमने जिंक लिया, जिंक की अपक्रिया हमने शांत सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ कराई तो हमारा निर्माण किसका होगा कि जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन गैस स्थापित हो गई। BaCl2 यानी बेरियम क्लोराइड की अपक्रिया हमने कराया शांत सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ तो हमारा बना क्या, BaSO4 प्लस 2HCl। अब देखिए इसमें BaCl2 क्लोरीन के कितने अणु हैं, 2, और इधर भी क्लोरीन के कितने अणु हैं, 2। बेरियम कितनी बार है, 1 बार,
और यहाँ भी बेरियम कितनी बार, एक बार। कहने का मतलब जितना यहाँ पर तत्वों के परमाणुओं की संख्या होंगी उतना यहाँ पर भी होगी। कहने का मतलब अभिकारक और उत्पाद दोनों में तत्वों के परमाणुओं की संख्याएं आपस में क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। अब देखिए रासायनिक अपक्रियाएं मुख्यतः 3 प्रकार से होती हैं। पहला योगात्मक व संयोजन अपक्रिया। योगात्मक का मतलब होता है जोड़ना, जो 2 या 2 से अधिक तत्वों से मिलकर बनी हो। जैसे मान लीजिए हमने क्या लिया, सल्फर लिया। अब सल्फर की अपक्रिया हमने करा दिया ऑक्सीजन के साथ। जब सल्फर की अपक्रिया आप ऑक्सीजन के साथ कराएंगे तो किसका निर्माण होगा, सल्फर डाइऑक्साइड का निर्माण होगा। अब देखिए इसमें 2 या 2 से अधिक तत्व आपस में मिलकर बना रहे हैं किसी तीसरे तत्व को। मान लीजिए हमने हाइड्रोजन लिया, हाइड्रोजन की अपक्रिया हमने करा दी किसके साथ, क्लोरीन के साथ, तो किसका निर्माण हो गया, HCl ना, यानी HCl 2HCl। तो यह देखिए क्या हो रहा है कि 2 या 2 से अधिक तत्वों से भी ये मिलकर बन रहा है। योगात्मक मतलब जुड़ना अर्थात मिलना। अब देखिए इसमें क्या होता है कि कभी कभी ऊष्मा निकलती है, तो ऊष्मा कभी कभी हमारा आपका ऊष्मा निकलती है, हमको आपको मिलती है, कभी कभी ऊष्मा की कमी होती है। तो जैसे अगर हम बात करें कि ऊष्माक्षेपी अपक्रिया क्या है, ऊष्माक्षेपी। अब देखिए जब आप कोई रिएक्शन करा रहे हो, कोई अपक्रिया करवा रहे हो, अगर उसमें आपको अगर ऊष्मा मिल रही है अर्थात निकल रही है तो उसको हम क्या बोलते हैं, ऊष्माक्षेपी अपक्रिया बोलते हैं। जैसे जब हम कार्बन की अपक्रिया ऑक्सीजन के साथ कराएंगे तो निर्माण होगा कार्बन डाइऑक्साइड का। जब कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा तो उसमें ऊष्मा क्या होगी, उत्सर्जित होगी। उत्सर्जित होना का मतलब होता है बाहर निकलना यानी प्लस होना। या फिर जहाँ पर प्लस कैलोरी लिखा रहे समझ लेना कि वह किसका उदाहरण होगा, ऊष्माक्षेपी का होगा। अगर जहाँ पर माइनस लिखा रहे वहाँ पर क्या होगा, ऊष्मा शोषी होगी, अर्थात उसमें ऊष्मा का क्या हो रहा है, उत्सर्जन हो रहा है, यानी ऊष्मा उसमें क्या हो रही है, कम हो रही है ना। अब ऊष्मा शोषी का अगर एग्जाम्पल की हम बात करें, देखिए जैसे N2 नाइट्रोजन की अपक्रिया हमने किसके साथ कराई, ऑक्सीजन के साथ कराई ना, और नाइट्रोजन और ऑक्सीजन दोनों आपस में क्रिया करके किसका निर्माण कर दिया, नाइट्रिक ऑक्साइड का, नाइट्रिक ऑक्साइड। इसमें क्या हो रहा है कि ऊष्मा की कमी हो रही है, ऊष्मा का उत्सर्जन नहीं हो रहा बल्कि ऊष्मा की ह्रास हो रही है अर्थात कमी हो रही है। तो इसमें हम माइनस लगाते हैं, माइनस कैलोरी। अगर माइनस कैलोरी लगा है इसका मतलब इसमें ऊष्मा क्या हो रही है, कम हो रही है। इसी तरीके से अगली हेडिंग, अब देखिए अगली हेडिंग हमारी क्या होगी, अपघटन या वियोजन अपक्रिया है ना। तो वियोजन अपक्रियाओं का मतलब, वियोजन का मतलब होता है अलग होना अर्थात टूटना। जैसे मान लीजिए कोई यौगिक अपने छोटे छोटे अणुओं से मिलकर बना है, जब अगर आप उसको ताप देंगे, दाब देंगे तो वह क्या होगा कि अपने सरल सरल अणुओं में क्या हो जाएगा, विभाजित हो जाएगा। तो इसकी परिभाषा हम इस तरीके से बोल सकते हैं कि ऐसी अपक्रिया जिसमें कोई यौगिक अपने छोटे छोटे तत्वों में क्या हो जाता है, विभाजित हो जाता है अर्थात बंट जाता है। जैसे कैल्शियम कार्बोनेट था हमारा CaCO3, जब इस पर हम ताप देंगे यानी इसको हम जब रिएक्ट करेंगे या अपघटित हो जाता है किसमें, CaO और CO2 में, यानी चूने और कार्बन डाइऑक्साइड में क्या हो गया, टूट गया। या फिर फेरस सल्फेट, जब अगर हम इसको रिएक्ट करेंगे या फिर 2O3 SO2 और SO3 में टूट जाता है। कहने का मतलब ये हुआ कि अपघटन का मतलब ये होता है कि अलग अलग होना, वियोजित होना ना। जिन छोटे छोटे अणुओं से जो मिलकर एक बड़े यौगिक का निर्माण किया है, जब उसको हम आप ताप देंगे तो जिनसे जिनसे वह मिलकर बना होगा उन्हीं कणों में वो क्या हो जाएगा, विभाजित हो जाएगा। अब देखिए इसमें 2 तरीका होता है कि एक तो हम उसको विद्युत के अभाव में करते हैं और एक ऊष्मा के प्रभाव में करते हैं, ताप देकर ना। तो देखिए विद्युत अपघटन में क्या होता है कि पहला चीज़ तो हमको आपको करना क्या होता है कि जिस पदार्थ का हम अपघटन कराएंगे उस पदार्थ का हमको आपको जलीय विलयन लेना होता है। जैसे जल का विद्युत अपघटन है भाई, H2O है, इसको हम आप क्या करेंगे, ताप देंगे या अपने छोटे छोटे अणुओं में विभाजित हो जाएगा, एक हाइड्रोजन में और दूसरा ऑक्सीजन में। या फिर सोडियम क्लोराइड का अगर आपको वियोजन कराना है, या भी अपने सरल अणुओं में टूट जाएगा, एक सोडियम में और दूसरा क्लोरीन में। अब देखिए इसी तरीके से माने जैसे ऊष्मीय वियोजन है ना। ऊष्मीय वियोजन का मतलब क्या हुआ कि जब ऊष्मीय वियोजन कब होगा, अगर जब आप ताप को बढ़ाएंगे, अगर जब ताप को आप जैसे टेम्परेचर को बढ़ाते जाएंगे वैसे ऊष्मा की मात्राएं भी बढ़ती जाएंगी, यानी कि ताप बढ़ाने पर ऊष्मीय वियोजन क्या होता है, बढ़ता है। दूसरी कंडीशन कि ऊष्मीय वियोजन के अंतर्गत जितने भी अणुओं का निर्माण होता है वो सब कैसे होते हैं, उदासीन होते हैं। ना तो वह धनावेशित होंगे और ना ही ऋणावेशित होंगे, बल्कि वह कैसे हो जाएंगे, उदासीन हो जाएंगे। तीसरी बात,
जो ऊष्मीय वियोजन होता है उसमें किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। माध्यम का मतलब ये होता है कि आप किसी के साथ नहीं कराते, जैसे मान लीजिए अगर आपको नमक को घोलना हुआ तो इसमें आपको जल की आवश्यकता होगी, तो जल क्या है, आपका माध्यम है। लेकिन जो ऊष्मीय वियोजन होता है वह किसी माध्यम का मोहताज नहीं होता, अर्थात उसको किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। इस तरीके से देखिए आगे, अब ऊष्मीय वियोजन के बाद नंबर आता है हमारा आयनिक वियोजन का, कि आयनिक वियोजन है क्या ना। देखिए हम बताए थे कि आयनिक वियोजन जो होता है, यह वियोजन पदार्थ को, जब किसी भी पदार्थ को हम जल में घोलते हैं, आयन का मतलब भाई आयन कितने प्रकार के होते हैं, दो होते हैं, एक धन आयन और एक ऋण आयन ना। जब हम आयनिक वियोजन इन जल में जब हम किसी पदार्थ को घोलते हैं तो वह अपने छोटे छोटे आयनों में टूट जाता है, या तो वह धन आयन में टूटेगा या फिर ऋण आयन में टूटेगा। तो पहला चीज़ हमको क्या मिला कि जब हम आयनिक वियोजन कराते हैं, अर्थात जब हम जल में घोलते हैं तो वह अपने आयनों में क्या हो जाता है, टूट जाता है ना। अब उसमें बताए थे, देखिए ऊष्मीय वियोजन में क्या था कि जो अणु प्राप्त होते थे वो कैसे होते थे भाई, उदासीन होते थे। लेकिन जब हम आप आयनिक वियोजन कराएंगे तो इनसे जो अणु बनते हैं हमारे, वो अणु कैसे होते हैं, आवेशित होते हैं। कहने का मतलब या तो धन आवेश होगा या तो ऋण आवेश होगा। जबकि ऊष्मीय वियोजन में जो अणु बनते थे वह कैसे होते थे, उदासीन होते थे। लेकिन जो आयनिक वियोजन में अणु बन रहे हैं वह कैसे होते हैं, उन पर या तो धन आवेश होगा या फिर ऋण आवेश होगा। फिर तीसरी बात हमने बताई थी कि ऊष्मीय वियोजन में किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती थी। लेकिन अगर हम बात करें आयनिक वियोजन की, अगर आप आयनिक वियोजन करवा रहे हैं तो आयनिक वियोजन करवाने में क्या होता है कि आपको किसी न किसी माध्यम की आवश्यकता होगी, उसमें जबकि माध्यम की आवश्यकता नहीं हुई थी। अब देखिए जैसे हम बात करें कि प्रकाश रासायनिक क्रिया, यानी प्रकाश की उपस्थिति में रासायनिक क्रिया किस तरीके से होती है ना। अब देखिए जब रासायनिक क्रिया कराएंगे, यानी कि कहने का मतलब कि जिसमें प्रकाश ऊर्जा का अवशोषण हो, उत्सर्जन का मतलब होता है वृद्धि और अवशोषण का मतलब होता है कमी। तो जिसमें प्रकाश की कमी हो उसी को हम कहते हैं क्या, कि प्रकाश रासायनिक क्रिया ना। जैसे पहला हमारा क्या है कि प्रकाश संश्लेषण, जो बहुत इंपॉर्टेंट है ना। प्रकाश संश्लेषण के बारे में हम आपको बता दें कि प्रकाश संश्लेषण होता कब है कि जब हरे पेड़ पौधे ना, जब हरे पेड़ पौधे सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में। अब देखिए यही जो सूर्य का प्रकाश है किसका काम कर रहा है, उत्प्रेरक का काम कर रहा है। किसका काम कर रहा है, उत्प्रेरक का। जब हरे पेड़ पौधे सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में जल व कार्बन डाइऑक्साइड से क्रिया करते हैं ना। किससे क्रिया करते हैं, जल से और कार्बन डाइऑक्साइड से। तो जल और कार्बन डाइऑक्साइड से क्रिया करके वह कार्बोहाइड्रेट का निर्माण कर देते हैं, वही हमारा क्या कहलाता है, प्रकाश संश्लेषण। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए भाई हमने सबसे पहले क्या लिया कि कार्बन डाइऑक्साइड ले लिया, फिर इसकी अक्रिया हमने करा दी जल के साथ, H2O। फिर देखिए सूर्य का प्रकाश, ये किसका काम कर रहा है, उत्प्रेरक का काम कर रहा है। जब इन दोनों को हम आपस में क्रिया कराएंगे तो हमारा क्या बन जाएगा, ऑक्सीजन गैस बाहर निकलेगी। क्या निकलेगी, ऑक्सीजन गैस बाहर निकलेगी। और एक हमारा बन जाता है ग्लूकोज, C6H12O6 ना। अगर हम कोई अगर आपसे पूछता है कि प्रकाश संश्लेषण किसे कहते हैं, आप बता सकते हैं कि जब हरे पेड़ पौधे कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल के साथ संयोग करते हैं ना। जब जल के साथ संयोग करते हैं तो कार्बोहाइड्रेट का निर्माण होता है, और वही अभिक्रिया क्या कहलाती है, प्रकाश संश्लेषण कहलाती है। अब देखिए तीसरी बात आती है हमारी, भाई हमने अभी तक चर्चा किया योगात्मक क्रिया क्या थी, विस्थापन क्रिया क्या थी। अब हम जानेंगे विस्थापन क्रिया के बारे में। भाई अपघटन का तो हमारा हो गया था ना। तो विस्थापन का मतलब होता है अलग होना, बंटना ना। जब किसी यौगिक के परमाणु के स्थान पर कोई दूसरा परमाणु आ जाए, जैसे मान लीजिए भाई A B दोनों अच्छे दोस्त थे ना, इनका संबंध किसी तीसरे व्यक्ति C के साथ हुआ। अब ये B वाला जो दोस्त था A के साथ या इसके साथ से हट जाएगा, या किसके साथ आ जाएगा, C के साथ आ जाएगा, और A को क्या कर देगा, अलग कर देगा। कहने का मतलब जब किसी यौगिक के परमाणु के अणु के स्थान पर कोई दूसरा आ जाए ना। जैसे देखिए भाई जिंक की अभिक्रिया हमने कराई कॉपर सल्फेट के साथ ना। अब क्या हुआ कि ये जो कॉपर सल्फेट में देखिए जो सल्फेट था
यह आ गया किसके साथ, जिंक के साथ, ये बन गया जिंक सल्फेट और कॉपर को क्या कर दिया, विस्थापित कर दिया। या फिर Ag+CuSO4 ना, अब ये विस्थापित नहीं कर पा रहा है। आपके मन में एक सवाल होना चाहिए कि सर जिंक जो है कॉपर सल्फेट को विस्थापित कर दे रहा है लेकिन Ag नहीं कर पा रहा है, आखिर क्यों ना। तो देखिए अब जिनकी क्रियाशीलता अधिक होगी वह अपने से कम क्रियाशील वाले तत्व को विस्थापित कर देंगे। क्रियाशीलता जिसकी ज़्यादा होगी वह अपने से नीचे वाले तत्वों को अर्थात कम क्रियाशीलता वाले तत्वों को वह ऑटोमेटिक क्या कर देता है, विस्थापित कर देता है। इसलिए Ag जो है कॉपर सल्फेट को विस्थापित नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता, क्योंकि कॉपर की सक्रियता अधिक है किसकी अपेक्षा, Ag की अपेक्षा ना, जबकि वहाँ क्या था कि जिंक की सक्रियता अधिक थी किसकी अपेक्षा, कॉपर की अपेक्षा। तो हम सिर्फ इतना जानते हैं कि जो तत्व ज़्यादा सक्रिय होगा वह अपने से कम सक्रिय वाले तत्वों को विस्थापित कर देगा। आइए देखते हैं अगली हेडिंग क्या है हमारी। अब देखिए अब तो हम पढ़ चुके विस्थापन के बारे में, अब हमारा नंबर आता है किस पर, द्विविस्थापन अक्रिया की। देखिए द्विविस्थापन अक्रियाएं हैं क्या। देखिए द्विविस्थापन समझने के लिए आपने एक शब्द सुना होगा अदला बदली ना, यानी जिसको हम बोलते हैं क्रम विनिमय। तो ऐसी अक्रिया जिसमें किसी यौगिक का आयन अपने परमाणुओं का अदला बदली कर ले, अदला बदली अर्थात क्रम विनिमय ना। जैसे HCl की अक्रिया हमने करा दी NaOH के साथ, अब ये बन गया हमारा NaClH2O। भाई देखिए यह Na इस OH को इसके साथ कर दिया H के साथ, तो ये बन गया H2O, H यानी H2O। और ये जो Cl H के साथ था ये आ गया किसके साथ, Na के साथ, यानी NaCl। भाई Na वाला अपने साथ का OH दे दिया H को और H अपने साथ वाला Cl दे दिया Na को। कहने का मतलब क्या हुआ कि परमाणुओं की अदला बदली हुई ना, वही हमारा क्या होता है, द्विविस्थापन अक्रिया। अगर हम बात करें अवक्षेपण अक्रिया की, क्या अवक्षेपण अक्रिया क्या है ना, तो जैसे मान लीजिए हमने कोई अक्रिया कराई, अगर उस अक्रिया के दौरान जो भी हमारा पदार्थ बनता है अगर वह अविलेय है अर्थात वह किसी भी विलायक के साथ घुलनशील ना हो, घुले ना, उसी को हम क्या बोलते हैं, अवक्षेपण बोलते हैं। कहने का मतलब ऐसी अक्रियाएं जिनके फलस्वरूप जो पदार्थ बनता है वह कैसा होता है, बिल्कुल अविलेय होता है अर्थात वह कहीं घुलने वाला नहीं होता, उसको हम क्या बोलते हैं, अवक्षेपण अक्रिया। अब बात करें अगर हम उदासीन अक्रिया की ना, उदासीन क्या होता है कि देखिए जैसे आपने एक प्लस लिया और एक आपने माइनस ले लिया ना, कहने का मतलब जब अम्ल और क्षार आपस में क्रिया करते हैं ना तो उनसे जो उत्पाद बनता है वह कैसा होता है, हमेशा उदासीन होता है ना। तो कहने का मतलब उसको हम इस तरीके से बोल सकते हैं कि जब अम्ल और क्षार आपस में क्रिया करते हैं तो उसे उदासीनीकरण अक्रिया कहते हैं, और जो उनसे ऊष्मा निकलती है उस ऊष्मा को हम उदासीनीकरण ऊष्मा के नाम से जानते हैं। जैसे देखिए हाइड्रोजन, इस पर कौन सा आवेश होता है, धन आवेश होता है, यानी धन आवेश कहने का मतलब ये क्या है, हमारा अम्ल है। OH पर क्या होता है कि ऋण आवेश होता है। भाई H+ और OH- दोनों आपस में क्रिया कर लिया और किसका निर्माण कर दिया, H2O का, तो जल कैसा होता है, हमेशा उदासीन होता है। फिर देखिए HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है हमारा, और एक NaOH यानी कास्टिक सोडा। जब इन दोनों की अक्रिया कराएंगे तो देखिए NaCl के साथ चला जाएगा, यानी NaCl, और OH और H बनकर किसका निर्माण कर देंगे, H2O का। कहने का मतलब जब अम्ल और क्षार आपस में क्रिया करके लवण का निर्माण करते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, उदासीनीकरण अक्रिया। और जो उसमें ऊष्मा निकलती है उस ऊष्मा को हम किस नाम से जानते हैं, उदासीनीकरण ऊष्मा के नाम से। अब देखिए बात करें हम अगर ऑक्सीकारक की, तो ऑक्सीकारक को जानने से पहले हम जानते हैं ऑक्सीकरण क्या है ना। देखिए जिसमें ऑक्सीजन की वृद्धि हो, कोई रिएक्शन आप करवा रहे हो, अगर उसमें ऑक्सीजन की वृद्धि हो जा रही है या फिर हाइड्रोजन की कमी हो जा रही है तो उसको हम क्या बोलते हैं, ऑक्सीकरण कहते हैं ना। ऑक्सीकरण अक्रिया किसे कहते हैं, ऐसी अक्रिया जिसमें ऑक्सीजन की वृद्धि हो या फिर हाइड्रोजन की
कमी हो उसको हम किस नाम से जानते हैं? ऑक्सीकरण क्रिया के नाम से। अगर हम बात करें अपचयन की तो इसका सेम उल्टा। भाई इसमें क्या हो रहा था कि ऑक्सीजन की वृद्धि हो रही थी, अब इसमें क्या होगा? ऑक्सीजन की कमी होगी। इसमें हाइड्रोजन की कमी हो रही थी, इसमें क्या होगा कि हाइड्रोजन की वृद्धि होगी। कहने का मतलब अगर हम अपचयन अभिक्रिया आपसे पूछे तो आप बता सकते हैं कि ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन की कमी हो लेकिन हाइड्रोजन की क्या होनी चाहिए? वृद्धि होनी चाहिए, उसको हम क्या कहते हैं? अपचयन अभिक्रिया। अब बात करें अगर हम ऑक्सीकारक या उपचायक की ना, ऑक्सीकारक कहते किसको हैं? तो ऑक्सीकारक वे पदार्थ होते हैं कि जो दूसरे पदार्थ को ऑक्सीकृत कर देते हैं, मतलब जिसके माध्यम से कोई पदार्थ ऑक्सीकृत होता है उसी को हम क्या बोलते हैं? ऑक्सीकारक। कारक का मतलब होता है करने वाला, जो ऑक्सीजन की वृद्धि किया वही क्या हुआ? ऑक्सीकारक हुआ। और उसी को हम इस नाम से जानते हैं, उपचायक के नाम से भी जानते हैं ना। अगर कोई आपसे पूछता है कि उपचायक क्या है, आप बता सकते हैं कि वे पदार्थ जो ऑक्सीकारक कहते हैं, अर्थात जो ऑक्सीकरण कर देते हैं वही पदार्थ हमारे ऑक्सीकारक कहलाते हैं। अब अगर हम बात करें अपचायक क्या है, सेम उसका उल्टा। उसमें क्या हो रहा था कि ऑक्सीकृत कर रहे थे, लेकिन अब इसमें क्या करेंगे? अपचयित कर देंगे। अपचयित करने का मतलब कि जहाँ पर ऑक्सीजन की अभी तक वृद्धि हो रही थी वहीं पर या तो ऑक्सीजन की कमी कर देंगे या तो हाइड्रोजन की वृद्धि कर देंगे, तो उसको हम क्या बोलते हैं? अपचायक बोलते हैं ना। कहने का मतलब वे पदार्थ जो दूसरे पदार्थों को क्या कर देते हैं? अपचयित कर देते हैं, उन्हीं को हम क्या बोलते हैं? अपचायक बोलते हैं। ठीक, आगे देखिए। अब देखिए इसमें जैसे देखिए ZnO यानी जिंक ऑक्साइड है, इसकी अभिक्रिया हमने करा दी किसके साथ? कार्बन के साथ ना। अब ये हमारा बन गया जिंक प्लस CO, जिंक प्लस CO। फिर से देखिए अगर अब हम फिर से अगर यही रिएक्शन दोबारा कर दें, पुनः कर दें, इसमें देखिए क्या हो रहा है कि ZnO से O कम हो रहा है। भाई ZnO था, जिंक के साथ में O था, लेकिन अब यही O किसके साथ जाकर चला गया? C के साथ ना। फिर देखिए अब ये C के साथ O जुड़ रहा है। अगर C के साथ O जुड़ रहा है यानी ऑक्सीजन की वृद्धि हो रही है, इसका मतलब क्या हो रहा है? ऑक्सीकृत हो रहा है। अभी हमने जस्ट बताया था कि जब अगर ऑक्सीजन की वृद्धि हो तो ऑक्सीकरण होता है, अगर ऑक्सीजन की कमी हो तो अपचयन होता है ना। तो देखिए इसमें क्या हुआ कि ऑक्सीजन की कमी हुई। भाई ZnO था पहले, लेकिन अब बना क्या? हमारे पास बचा क्या है? सिर्फ Zn बचा है, यानी ऑक्सीजन की क्या हो रही है? कमी हो रही है। अगर कमी हो रही है इसका मतलब या क्या है? अपचयित हो रहा है ना। और इसमें क्या देखिए क्या हो रहा है कि अभी तक C अकेले था, ये देखिए C अकेले था, लेकिन अब क्या हुआ कि साथ में इसके O भी जुड़ गया। अगर जब O भी जुड़ गया इसका मतलब ऑक्सीजन की क्या हुई? वृद्धि हुई। अगर वृद्धि हुई तो इसका मतलब क्या हो गया? ये ऑक्सीकृत हो गया। लेकिन ये सब करने का काम कौन कर रहा है? Zn कर रहा है ना। इसमें Zn क्या हो जाएगा? भाई Zn क्या होगा? ऑक्सीकारक होगा। Zn क्या होगा? अपचायक होगा, क्योंकि हमने जस्ट बताए थे कि जो पदार्थ ऑक्सीजन की वृद्धि को करवाता है उसको हम अपचायक कहते हैं ना, जो ऑक्सीजन की कमी को करवाता है उसको हम उपचायक कहते हैं। समझ में आया यहाँ तक? आगे देखिए। अब हम जानेंगे कि दैनिक जीवन में ऑक्सीकरण का हमारे आपके जीवन में महत्व क्या है। ऑक्सीकरण जो होता है उससे आपको क्या फायदा होने वाला है ना। तो पहला चीज देखिए, आपने संक्षारण का नाम सुना होगा। संक्षारण, क्षरण का मतलब होता है हानि होना अर्थात नुकसान होना ना। नुकसान किसका होता है? किसी लोहे का। तो हम आप उसको इस तरीके से परिभाषित कर सकते हैं कि जब नम वायु के संपर्क में किसी धातु का नष्ट होना ही क्या कहलाता है? संक्षारण कहलाता है। जैसे भाई Fe हमारा यानी आयरन, आयरन को हमने क्या कर दिया कि ऑक्सीजन की उपस्थिति में, भाई वायु ऑक्सीजन की उपस्थिति में रख दिया और साथ में उस पर पानी भी गिर रहा है, यानी जल की भी आवश्यकता, मतलब जल भी उस पर पड़ रहा है। अब देखिए किसका निर्माण हो गया? Fe2O3 इंटू 2H2O, अर्थात ये किसका सूत्र है? जंग का सूत्र है। तो लोहे में क्या लग गया भाई? जंग लग गया। अभी हम जस्ट पहले आपको बता चुके हैं कि नम वायु के संपर्क में होगा, उस पर जल पड़ेगा, उसको हम आप खुले में छोड़ देंगे तो लोहे में क्या होता है कि धीरे धीरे मूर्छा लगना अर्थात जंग लगना प्रारंभ हो जाता है। अब जब जंग लग जाता है तो धातुएं हमारे धीरे धीरे नष्ट होने लगती हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं? संक्षारण बोलते हैं। ठीक, अब आइए हम जानते हैं कि संक्षारण से किसी चीज़ का बचाव करना है तो हम क्या करें। भाई जो भी हमारी धातुएं हो
हमको आपको करना क्या होता है कि सबसे पहले हम उस धातु को क्या कर दें, पेंट कर देंगे। अगर जब हम आप पेंट कर देंगे तो उसमें कोई जंग वगैरह नहीं लगेगा। या फिर हम उसको जो नम वायु यानी जो ठंडी हवाएं थी ना, जहाँ पर नमी थी, उससे हम उसको दूर रख दें। जैसे कभी कभी होता नहीं है घर वगैरह में जब सरिया वगैरह रखी होती है तो उसके नीचे हम आप क्या करते हैं, ईंटा वगैरह लगा देते हैं, यानी कि उसको थोड़ा बहुत ऊंचाई पर कर देते हैं। या फिर उसको हम किसी न किसी पन्ने वगैरह से क्या कर देते हैं, ढक देते हैं। क्यों ढक देते हैं, कि उस पर पानी ना पड़े, वह नमी में ना रहे ना। तो पहला हमने आपको क्या बताया कि उसको हमको आपको क्या कर देना है कि धातुओं को हमको आपको पेंट कर देना है। दूसरी बात हमने क्या बताई कि उसको नम वायु के संपर्क से थोड़ा सा दूर रखना है। तीसरा कि या तो उसमें आप ग्रीस लगा दें या फिर जला तेल लगा दें। अगर आप ग्रीस और जला तेल लगा देंगे तो वहाँ भी आपको जंग नहीं दिखेगा। इस तरीके से हम आप क्या कर सकते हैं, लोहे का बचाव कर सकते हैं। और जो आज की लास्ट हेडिंग है इस चैप्टर की वो है विकृत गंधिता। विकृत गंधिता यानी विकराल गंध। विकराल का मतलब होता है भारी ना। तो कहने का मतलब जब हम किसी तैलीय पदार्थ को, भाई जिस तेल से मिलकर बना हो, वसायुक्त हो ना, जिसमें चिकनापन ज़्यादा हो, क्या होता है कि हम आप काफ़ी दिनों तक रखे रह जाते हैं ना। जब रख देते हैं तो उसमें एक विशेष प्रकार की गंध आने लगती है। अब देखिए गंध दो प्रकार से हो सकती है, सुगंध भी आ सकती है और दुर्गंध भी आ सकती है ना। जब उसमें एक विशेष प्रकार की गंध आने लगे, अर्थात जो उनका गंध है उसमें परिवर्तन होने लगता है, तो उसी को हम बोलते हैं विकृत गंधिता ना। इसकी परिभाषा हम इस तरीके से बता सकते हैं कि जब हम किसी तैलीय या वसायुक्त पदार्थ को काफ़ी लंबे समय तक रखते हैं तो उसमें एक विशेष प्रकार की गंध आने लगती है, अर्थात उनके गंधों में क्या होने लगता है, परिवर्तन होने लगता है। तो उसी को हम क्या बोलते हैं, विकृत गंधिता। अब देखिए अगर उनसे हमको आपको बचाना है तो बचाव के लिए करना क्या होता है कि उसमें हम प्रतिआक्सीकारक पदार्थ मिलाते हैं। क्या मिलाते हैं, प्रतिआक्सीकारक पदार्थ। और प्रतिआक्सीकारक पदार्थ दो होते हैं, एक होता है BHA, एक होता है BHT ना। जब ये दोनों पदार्थों को उनके अंदर अगर हम पन्ने के अंदर डाल देते हैं तो उसमें क्या होता है, उसकी दुर्गंध नहीं आती। अब आपके मन में एक सवाल आता होगा कि सर जो चिप्स बनती है, चिप्स भी क्या होता है, भूंजी तली हुई चीज़ होती है ना। कहने का मतलब चिप्स भी भूंजी तली होती है, उसमें भी तेल और वसा की मात्राएं होती है, लेकिन वह काफ़ी लंबी समय तक चलती है, उसमें से गंध नहीं आती। तभी हमने आपको बताया कि अगर उससे हमको आपको बचाना है तो हम आप क्या करते हैं कि प्रतिआक्सीकारक तत्व मिलाते हैं, यानी BHA और BHT। कहने का मतलब ये हुआ कि उसमें हम नाइट्रोजन गैस डाल देते हैं, ऑक्सीजन की उपस्थिति होने ही नहीं देते ना। अगर जब ऑक्सीजन जाएगा नहीं तो कोई क्रियाएं होंगी नहीं, यानी ऑक्सीकृत होगा नहीं। अगर जब ऑक्सीकृत नहीं होगा तो वह उसमें से कोई भी गंध, उसकी गंध परिवर्तन नहीं होगा ना। तो इसको बचाने के लिए हम आप क्या करते हैं भाई कि प्रतिआक्सीकारक पदार्थ मिला देते हैं। तो बच्चों इस तरीके से हम समझते हैं कि आपको बहुत अच्छा समझ में आया होगा है। और हम अगले टॉपिक की चर्चा करेंगे अगले क्लास में। जो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अगली क्लास में मिलते हैं।